अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक बड़ी छोटी सी फ्लाइट, आधे घंटे की फ्लाइट बगल के शहर सिएटल में जा रही थी और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं बैठे हुए। इस जहाज में सिर्फ 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर हैं। लेकिन ये सभी इस बात से अनजान है कि आज इनके बीच एक हाईजैकर भी मौजूद है, एक बंदा डीबी कूपर नाम से। दिखने में ये हाईजैकर बिल्कुल नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और इसकी उम्र होगी करीब मिड 40s में। लेकिन ये जानबूझकर प्लेन की आखिरी सीट रो में बैठा है, सीट नंबर 18E। जैसे ही ये हवाई जहाज उड़ान भरता है वैसे ही ये बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देता है वहां पे मौजूद एयर होस्टेस को। कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शार्पनर, और ये बड़ी ही मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को। शार्पनर एक 23 साल की औरत थी जिसे लगा कि ये बंदा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस नोट को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने कहा कि मिस, मुझे लगता है आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। जब शार्पनर ने उस नोट को खोला तो वहां पर बड़ी ही नीट हैंडराइटिंग के साथ क्लियरली लिखा हुआ था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। शार्पनर चुपचाप कूपर के साइड में बैठ जाती है, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि उसके पास बॉम्ब हो सकता है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलकर सामने दिखाता है जिसमें कुछ लाल लाल से सिलेंडर, तारें और साथ में एक बड़ी सिलेंड्रिकल बैटरी रखी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बॉम्ब ही है। कूपर अपनी डिमांड्स एयर होस्टेस के सामने रखता है, मुझे $2 लाख चाहिए शाम 5 बजे तक, और वो भी कैश में। सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना, और साथ ही साथ मुझे 2 पैराशूट पीछे के और 2 आगे के चाहिए। और जब हम लैंड करेंगे एक फ्यूल ट्रक रेडी रहना चाहिए इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करने के लिए, और कोई भी ऊट पटांग चीजें मत करना वरना मैं इस पूरे हवाई जहाज को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। प्लेन में मौजूद बाकी सभी मुसाफिर अभी भी इस बात से अनजान थे, और एयर होस्टेस शार्पनर ये चाहती भी नहीं थी कि बाकी किसी मुसाफिर को यह सब पता चले। वो चुपचाप कॉकपिट में जाती है और कूपर का नोट पायलट्स को दिखाती है। दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो को भी ये बात बताई जाती है, और अब वो जाकर कूपर के साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और कॉकपिट में कांटेक्ट मेंटेन रहता है। पायलट्स ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं, और जल्द ही खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। वो यहाँ पर डिसीजन मेकर थे और वो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला करते हैं। कहते हैं कि कूपर को लेकर फुल कंप्लायंस दिखाई जाए, जो भी हाईजैकर कह रहा है हम उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक सिएटल के बैंक से राब्ता करते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसीज के लिए नोटों का बड़ा बंडल रखा था, और इस पैसे के बंडल में एक बहुत ही खास बात थी जो कि हम वीडियो में आगे करेंगे। दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि कैसे डोनाल्ड नायरोब ने इतनी जल्दी फैसला किया कि हाईजैकर के साथ फुली कोऑपरेट किया जाए। इसके पीछे की वजह थी रेपुटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते थे कि ये खबर पूरी दुनिया में फैले और उनका नाम बदनाम हो, इसलिए वो इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए हाईजैकर की सारी डिमांड मानने को तैयार थे। प्रॉब्लम ये थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी। तो पायलट्स को कहा जाता है कि जब तक हम पैसों का इंतजाम नहीं कर लेते तुम सिएटल के आसपास प्लेन को हवा में घुमाते रहो। ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर्स अभी भी इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट्स ने अनाउंस करके ये बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो बाकी सारे पैसेंजर्स को यही लगता रहा। फाइनली 5:46 PM पे ये फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। कूपर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस प्लेन को मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव पैसों का बैग और पैराशूट्स लेकर। जब पैसों का भरा हुआ बैग और पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं तो उसने इजाजत दे दी कि सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स और पैसेंजर्स प्लेन को छोड़कर जा सकते हैं सिवाय टीना मकलो के। इस हवाई जहाज को प्लान के मुताबिक रिफ्यूल किया जाता है और ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट्स बैठे हैं और कूपर और साथ में टीना। कूपर दोबारा से इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है पायलट्स को कि कहां जाना है, किस स्पीड पर प्लेन को उड़ाना है, किस एंगल पर। वो कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ लेकर जाओ और हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाना। विंग्स की जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। पायलट्स कूपर को बताते हैं कि अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऊपर उड़ेंगे तो हम कभी मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना फ्यूल प्लेन में है ही नहीं। लेकिन कूपर
को तो इसकी परवाह ही नहीं थी। उसने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते रहो। अब आगे जो होता है वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कूपर टीना को कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर ले। प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कूपर अकेला इंसान बचता है। ये अपने पैराशूट निकालकर तैयारी करता है डाइव करने के लिए। कुछ ही देर बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, ये इंडिकेट करते हुए कि प्लेन में पीछे का स्टेयरकेस डिप्लॉय किया जा चुका है। ये उस जमाने के प्लेन की बड़ी खास बात थी। बोइंग 727 प्लेन में एक पीछे का आफ्ट स्टेयरकेस होता था। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि कैसे इन प्लेन की सीढ़ियां बाहर आती थी। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैराशूट और पैसों के साथ छलांग लगा दी। पायलट्स और एयर होस्टेस ने ऐसा होते हुए तो देखा नहीं, क्योंकि वो सभी कॉकपिट में लोग थे और उस जमाने में कॉकपिट के डोर में कोई होल नहीं होता था जिसकी मदद से बाहर देखा जा सके। लेकिन 8:13 पे पायलट्स ने ये जरूर नोटिस किया, प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक ऊपर की तरफ टिल्ट कर गया और पायलट्स को प्लेन को दोबारा रिकैलिब्रेट करना पड़ा। इसके बाद पायलट्स इस प्लेन को निवाडा में नेनो के शहर में ले जाकर लैंड करवा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को मिलती है एक टाई जिस पर एक क्लिप लगी हुई थी और कुछ पैराशूट के फटे हुए हिस्से, जिसको कूपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसों के बैग को कवर करने के लिए। इसके अलावा प्लेन में कूपर के कुछ पर्सनल आइटम्स भी मिलते हैं, जैसा कि सिगरेट जो स्मोक कर रहा था वो प्लेन में। उस जमाने में स्मोकिंग अलाउड होती थी प्लेन में। This is D.B. Cooper's ticket in the name of Dan Cooper. He needed a way to secure the money on his bag. इन्वेस्टिगेटर्स और गहराई से समझते हैं चीजों को यहाँ पर और उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं यहाँ पर। ऐसी उंगलियों के निशान जो ना किसी क्रू मेंबर के थे और ना ही किसी बाकी पैसेंजर के थे। लेकिन वो सूटकेस जिसमें बॉम्ब रखा था, पैसों का बैग और पैराशूट, सब कुछ गायब था कूपर की तरह। उसी दिन से FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में ऑफिशियली इसे खत्म किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। हिस्ट्री में आज तक का ये इकलौता ऐसा हाईजैक है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। आखिर कूपर कौन था, उसके साथ आगे क्या हुआ, क्या वो पैसे पुलिस वापस रिकवर कर पाई? सवाल बहुत सारे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में दो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। पहली ये कि इस पूरे हाईजैक के दौरान किसी भी पैसेंजर को पता नहीं चला कि ये प्लेन हाईजैक हुआ था, ना ही कोई मारा गया और ना ही किसी को कोई चोट पहुंची इस हाईजैक में। इसका क्रेडिट अक्सर कई लोग टीना मक्लो को देते हैं, हीरो बुलाते हैं उसे इस पूरे हाईजैक का, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंश्योर किया कि कूपर यहाँ पे कामली काम करता रहे, उसकी बातें सुनी जाए और कभी भी यहाँ पे कोई पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसमें हल्ला मच जाए और किसी को चोट पहुंचे। प्लेन के को पायलट्स का बाद में कहना था, शी वाज सो काम, कूल एंड कलेक्टेड। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई भी और इंसान इससे बेटर नहीं कर पाता अगर आपके साथ में कोई ऐसा क्रिमिनल शख्स बैठा हो। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है डीबी कूपर का नाम। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, असल में उस बंदे का नाम डैन कूपर था, लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर के नाम से बुलाते हैं। ये डैन डीबी कैसे बन गया, इसके पीछे गलती है एक न्यूज रिपोर्टर की। उस जमाने में एक न्यूज रिपोर्टर थे जेम्स लॉन्ग के नाम से, जो कि अपनी डेडलाइन मीट करने में लेट हो रहे थे, तो जल्दी में अपने पुलिस सोर्स से बात करते वक्त तो उन्होंने इस नाम को गलत सुन लिया। पुलिस वाले ने कहा था इस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन न्यूज रिपोर्टर ने डीबी कूपर सुन लिया था और वही चीज अपनी खबरों में सुना दी। इस खबर को बाकी न्यूज रिपोर्टर भी सुनते हैं और अपनी खबरों में डैन कूपर की जगह डीबी कूपर छापने लगते हैं, जिस तरीके से हमारे हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। साइकोलॉजी में इस फेनोमिना को एंकरिंग करके बुलाया जाता है। एंकरिंग एक कॉग्निटिव बाइस है जो कहता है कि हमेशा इंसान फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर कुछ ज्यादा ही हैवीली रिलाई करते हैं। किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो भी खबर आप सुनते हो, आपकी टेंडेंसी रहती है कि आप उसे ज्यादा सच मानो। 2013 में इसी के रिलेटेड एक मजाकिया थ्योरी भी बनाई गई थी, ब्रैंडोलिनीज लॉ, जिसे बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका मानना है कि इस एंकरिंग इफेक्ट को करेक्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो झूठ फैलाना पब्लिक में ज्यादा
ज्यादा आसान होता है, लेकिन उस झूठ का बाद में सच बताना आवाम को काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे इस कूपर भाई साहब के केस में ज्यादा गलती नहीं थी, बस नाम ही गलत लिख दिया गया था। और ऐसा तो है नहीं कि हाईजैक करने वाला इंसान खुद अपना सही नाम बताएगा सबको। FBI की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि जब कूपर ने बाहर छलांग मारी तो कूपर ने सारे कैश को अपने इर्द गिर्द स्ट्रैप कर लिया था और उस सारे कैश का वजन 10 किलो था। 2 पैराशूट लेकर कूपर कूदा, एक आगे एक पीछे, और जिस एरिया में कूपर ने छलांग लगाई वो एरिया भी पुलिस को कंफर्म नहीं है। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक वाशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट के एरिया में ये छलांग लगाई गई। नीचे मौजूद थे ढेर सारे पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और बड़े बड़े कैनियंस जहां पर बड़े बड़े भालू रहते थे। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में सबने अंदाजा लगाया कि कोई चांस ही नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया होगा। 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग मारना, वो भी बिल्कुल अंधेरे में। रात के 8 बजे का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा था। दूसरा, कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे डाइव करने के लिए। पैंट और शर्ट में छलांग मारना, जबकि बारिश हो रही थी बाहर, भारी काले काले बादल मौजूद थे बाहर, वो भी 5,000 फीट की ऊंचाई पर, जिसका मतलब कूपर को नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ऊपर से जो विंड स्पीड थी, अंदाजा लगाया गया कि जो कूपर ने छलांग मारी उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन का यह मानना था कि इन सब के ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है ठंडे पानी की प्रॉब्लम। अमेरिका के इस रीजन में नवंबर के महीने में टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और ऊपर से जो सारा वजन लगा हुआ था कूपर के ऊपर, तैर पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता। पर इन सब के बावजूद कुछ ऐसी वजूहात निकल कर सामने आई कि शायद कूपर ने इस छलांग को सरवाइव कर लिया होगा। उसके पीछे ये रीजन थे कि कूपर के इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिले। जब कूपर के हाईजैक की खबर पूरी कंट्री में फैली तो बहुत सारे हाईजैकर्स ने यही तरकीब अपनाने की सोची। कम से कम 5 लोगों ने सेम टू सेम कॉपीकैट हाईजैकिंग की, और ये सभी 5 लोग प्लेन से छलांग लगाने के बाद सरवाइव भी कर गए। इनमें से एक थे मार्टिन मैकनेली, जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया 24 जून 1972। बिल्कुल सेम वैसे ही प्लेन का इस्तेमाल किया। $5 लाख की रकम मांगी, प्लेन लैंड हुआ, पैराशूट लिया, पैसे लिए और फिर उड़ते हुए हवाई जहाज से छलांग लगा दी। मैकनेली के केस में प्लेन की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी जब उसने छलांग लगाई, और ये दुगनी स्पीड थी कूपर के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी मैकनेली सरवाइव कर गए, सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल करके। दूसरा, एक और ऐसा हाईजैक किया गया जनवरी 1972 में रिचर्ड लापॉइंट की तरफ से। इसने तो जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े पहने हुए छलांग मारी हवाई जहाज से और सीधा बर्फ पर लैंड कर गया, वो भी बिल्कुल सेफ। वो बात अलग है कि बाद में ये दोनों पकड़े गए, इसीलिए हम इनकी कहानियां जानते हैं। तो FBI ने सोचा कि अगर ये लोग सरवाइव कर सकते हैं कूपर से भी ज्यादा खराब कंडीशन में छलांग लगाकर, तो पॉसिबल है कि DB कूपर भी बच गया होगा उस रात। स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसीडर करोगे कि टीना मैकलो ने जब कूपर को पैराशूट दिए, उन पर इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है, लेकिन कूपर ने टीना को कहा था कि उसे इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे इन्हें यूज करना आता है। क्योंकि FBI वाले अब ये अज्यूम करने लगे कूपर अभी भी जिंदा हो सकता है। तो अगला काम अब उनका ये था कि उस जगह की तलाशी लेना जहां पे कूपर ने जंप मारी थी। एक्चुअली तो पुलिस ने हाईजैक के अगले दिन ही उन जंगलों में सर्च करना शुरू कर दिया था। पुलिस सर्च कर रही थी कि कोई बॉडी मिले या कोई पैराशूट का फटा हुआ कपड़ा ही मिल जाए या फिर कोई $20 का बिल मिले। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पैसे कूपर को दिए गए उनमें एक खास बात थी। खास बात ये थी कि ये सारे के सारे नोट $20 के थे, 10,000 नोट $20 के, और इन सारे नोटों पे जो सीरियल नंबर लिखे हुए थे, बैंक ने इन सीरियल नंबर को नोट डाउन कर रखा था। FBI ने इन सीरियल नंबर को पूरी कंट्री में बांट दिया, बैंकों से लेकर कसिनोज तक। सबको कहा गया कि अगर आपके पास इन सीरियल नंबर्स के नोट आते हैं तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन इन्वेस्टिगेटर के लिए कूपर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली में सर्च एरिया कहाँ पे ड्राउन किया जाए, बहुत सारे वेरिएबल्स है यहाँ पर। प्लेन उस दिन जब उड़ रहा था तो विंड स्पीड क्या थी, इतना अंधेरा था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी प्लेन की जब कूपर ने छलांग मारी, छलांग मारने के बाद कूपर ने किस हाइट पर अपना पैराशूट खोला होगा और किन किन डायरेक्शन में वो पैराशूट जा सकता होगा। इन्वेस्टिगेटर्स का बेस्ट एस्टिमेट था कि वो कहीं ना कहीं वाशिंगटन स्टेट में लेक मर्विन के आसपास लैंड किया होगा। FBI ने फिर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया कि अगर हम सेम प्लेन को सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ाएंगे और फिर उड़ते हुए हवाई जहाज से 91 kg का स्लेड नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वो स्लेड कहाँ पे गिरेगा, उससे हम जरा बेटर अंदाजा लगा सकते हैं कि
कूपर किस एरिया में लैंड किया होगा। इसके अलावा डोर टू डोर सर्च कंडक्ट करवाने लगे। उस एरिया में मौजूद एक फार्म हाउस पर जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी। लेक मरविन में पेट्रोलिंग बोट चलने लगी। एक कंपनी ने तो अपनी सबमरीन को भी सर्च करने के काम पे लगा दिया कि लेक मरविन में 200 फीट के अंदर गहराई में जाकर सर्च करने की कोशिश की जाए कि या तो पैसे मिले या कोई पैराशूट का पीस मिले या कोई बॉडी मिले, लेकिन किसी को कुछ भी न मिला। फिर ये किया इन्वेस्टिगेटर्स ने कि जो नोटों के सारे सीरियल नंबर थे उन्हें लोकल अखबार में छपवा दिया और खबर छपवा दी कि कोई भी पहला इंसान जो इन सीरियल नंबर के नोटों को लेकर आएगा या किसी भी एक नोट को लेकर आएगा, हम उसे $1000 का नाम देंगे। ये ऑफर 3 साल तक चला, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान तक न मिला। अब बातें हैं हम साल 1979 में। इस हाईजैक को हुए 8 साल हो चुके थे। अचानक से एक पायलट FBI को कॉल करता है। इसका नाम था टॉम बोहन और ये कॉन्टिनेंटल एयरलाइन के लिए काम करता था। उस दिन जब ये प्लेन हाईजैक हुआ, इस बंदे का जहाज कूपर के जहाज से 4 मिनट पीछे और 4000 फीट ऊंचा उड़ रहा था, जिसे टॉम खुद उड़ा रहा था। टॉम का कहना था कि उस रात जो तूफान आया, उन्होंने अपने पूरे कैरियर में आज तक इतना खतरनाक तूफान नहीं देखा था। उनका कहना था कि FBI ने जो अपनी कैलकुलेशन की है कूपर के ड्रॉप जोन को लेकर, वो 80 डिग्री से गलत है। क्योंकि वो उस रात प्लेन में मौजूद थे तो उन्हें बेटर आइडिया होगा कि कूपर किस जगह पे लैंड किया होगा। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में हमें सर्च वाशुगल रिवर के ड्रेनेज एरिया में करनी चाहिए। कुछ ही महीनों बाद टॉम का ये शक सही साबित होता है। एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया रिवर के किनारे $20 के कुछ पड़े हुए नोट मिलते हैं। ये सभी नोट $20 के थे और कुछ की तो गड्डियां बनी हुई थी जिनको रबर बैंड से टाई किया हुआ था। जैसे ही पुलिस ने इन सीरियल नंबर को देखा, ये बात इमीडिएटली कंफर्म हो गई कि ये वही पैसा था जो इतने साल पहले कूपर को दिया गया। इस जगह के आसपास फिर से सर्च करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ज्यादा पैसा मिलता नहीं है। कुल मिलाकर $5800 मिलते हैं और टॉम की जो कैलकुलेशन थी कूपर इस एरिया के आसपास लैंड किया होगा, वो सच साबित हो जाती हैं। टॉम ने कहा था कि कूपर वाशुगल रिवर के आसपास लैंड किया होगा और ये जो नोट मिले सेम ही नदी के थोड़ा आगे जाकर मिले। इसके बाद FBI ने उस एरिया में बहुत सर्च करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट के फटे हुए हिस्से ही मिल जाएं, लेकिन कुछ ना मिला। FBI के एजेंट रिचर्ड टोसो का मानना है कि कूपर उस रात इस नदी के ठंडे पानी में गिरकर मर गया होगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर कि जिस 8 साल के बच्चे को ये नोट्स मिले, उसे इन्हीं नोट्स के कुछ पोर्शन का हिस्सा इनाम में दिया गया और साल 2008 में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने इन 15 नोट्स को बेचा ऑनलाइन। इन्हीं नोटों की ऑनलाइन बोली लगी और इन $20 के बदले उसे $37,000 मिले। क्योंकि कूपर का केस दुनिया भर में इतना मशहूर हो चुका था कि कुछ लोग इन नोटों को पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देने को तैयार थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्लेन से कूदने के बाद कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये कूपर एक्चुअली में था कौन? कुछ तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी इसकी कि ये बंदा कहाँ से आया था, इसकी क्या आइडेंटिटी है। FBI के पास इन सवालों के जवाब देने को ज्यादा कुछ था नहीं। कूपर की तरफ से छोड़ी हुई एक टाई और एक टाई क्लिप थी। वो टाई क्लिप गोल्डन थी और उस टाई क्लिप में कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले थे। मार्च 2009 में एक कंपनी इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर रिसर्च करने लगी अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ। जब इन रिसर्चर्स ने पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप में रखकर जांचा, इन्हें उस टाई क्लिप में कुछ अनअलॉयड टाइटेनियम के पार्टिकल्स दिखे, कहीं पर एल्यूमिनियम, कहीं पर टाइटेनियम। इनकी फाइंडिंग ने पाया कि कूपर किसी केमिकल कंपनी या किसी मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता होगा, या फिर किसी इंजीनियरिंग कंपनी में, या शायद फिर वो खुद बोइंग में ही काम किया करता था। क्योंकि ये जो अनअलॉयड टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था, उन दिनों इनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन के पहले साल ही FBI ने पैसेंजर और क्रू मेंबर से बात करके कूपर का एक चेहरा भी स्केच आउट करने की कोशिश की थी। कूपर एक्चुअली में दिखता कैसा है। जो पहला स्केच निकला 28 नवंबर 1971 को, वो कुछ ऐसा था, लेकिन एयर होस्टेस का कहना था कि ये एक्यूरेट प्रेजेंटेशन नहीं है। एक और स्केच बनाने में एक और साल लग गया। सेकंड स्केच को भी लेकर ये कहा गया कि ये एक्यूरेट नहीं था और फिर 2 जनवरी 1973 को FBI ने अपना फाइनल तीसरा स्केच बनाया। इस स्केच को देखकर एक एयर होस्टेस ने कहा कि ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस ड्राइंग को देखकर तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कूपर ऐसा ही दिखता था। डैन कूपर का असली चेहरा और उसका प्रोफेशन अब दुनिया के सामने था। बहुत से लोग अपनी नई थ्योरीज बनाने लगे इसकी आइडेंटिटी को लेकर कि एक्चुअली में कूपर था कौन। FBI एजेंट लैरी कार का ये मानना था कूपर एयरफोर्स में कार्गो लोडर थे, क्योंकि कार्गो लोडर्स को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे पैराशूट को पहनना
है, कैसे पैराशूट को डिप्लॉय करना है और इवन के जो प्लेन की वर्किंग है, कहाँ से सीढ़ियां खुलती हैं, ये सब उन्हें पता होता है। इन डिस्क्रिप्शंस की बेसिस पर FBI ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट की लिस्ट जारी की। 800 ऐसे लोग जिनमें से कोई भी डीबी कूपर हो सकता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 को सीरियसली कंसीडर किया गया। इनमें से भी 2-3 की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी थे रिचर्ड मुकोए, वियतनाम वॉर के एक आर्मी वेंडर थे। कूपर के हाईजैक के सिर्फ 5 महीने बाद इन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया जो कूपर के हाईजैक से बहुत ही सिमिलर था। बोइंग 727 जहाज। इन्होंने डिमांड की 4 पैराशूट और $5 लाख। पैसा लेने के बाद ये पीछे की सीढ़ियां खोलकर जंप कर गए, लेकिन फर्क सिर्फ ये कि हाईजैक के 2 दिन बाद FBI इसे ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है। 45 साल तक इन्हें जेल की सजा सुनाई जाती है और FBI को लगता है कि यही कूपर है। इसने दूसरी बार अटेम्प्ट किया हाईजैक करने का और पकड़ा गया। 1991 में एक किताब भी पब्लिश होती है, डीबी कूपर द रियल McCoy। से FBI के फॉर्मर एजेंट रसल लिखते हैं। इस किताब में लिखा है कि जब इसके फैमिली मेंबर्स को वो टाई और वो क्लिप दिखाया गया जो कूपर के था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये McCoy के थे। लेकिन जब McCoy से खुद पूछा गया कि क्या वो डीबी कूपर था, तो उसने मना कर दिया कि ना ही वो इस बात को एडमिट करेगा और ना ही डिनाई करेगा। 2 साल जेल के बाद McCoy एक जेल ब्रेक अटेम्प्ट में मारा जाता है। ये सुनकर तो आपको लगेगा कि हो गई मिस्ट्री सॉल्व, लेकिन हमारी कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट बाकी है। FBI आज की डेट में McCoy को सच में डीबी कूपर कंसीडर नहीं करती। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहला ये कि जो स्केच इन्होंने बनाया था डीबी कूपर का, वो McCoy की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल नहीं मिलता, और दूसरा कि FBI को बाद में एविडेंस मिला कि McCoy उस कूपर हाईजैकिंग की रात लॉस वेगस में मौजूद थे और उसके अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर मौजूद थे। क्योंकि इस चीज का एविडेंस मौजूद है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जिसका मतलब ये है कि McCoy डीबी कूपर नहीं हो सकता। इसके बाद काफी देर रिसर्च करने के बाद 12 जुलाई 2016 को FBI इस केस को बंद कर देती है और आज के दिन भी डीबी कूपर की मिस्ट्री एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। कोई नहीं जानता कि डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। ये सब सुनकर आपको क्या लगता है यहाँ पर? उस रात जब डीबी कूपर ने प्लेन से छलांग लगाई, क्या कूपर ने उस छलांग को सरवाइव किया होगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। ये चीज काफी सरप्राइजिंग है कि कूपर की हाईजैकिंग के बाद ढेर सारी और ऐसी हाईजैकिंग हुई और उन सारी हाईजैकिंग में जो भी हाईजैकर पैराशूट से कूदा था, पहली चीज वो हमेशा जिंदा बचे और दूसरी चीज कि उन्हें हमेशा पुलिस ने पकड़ लिया सबको बाद में। लेकिन डैन कूपर या डीबी कूपर का क्या? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।